So for biomimetic approach for टिश्यू इंजीनियरिंग, उसके लिए सेल सोर्स एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सेल सोर्स क्या है कि हमें जिस टाइप का सेल रिपेयर करना है, ये हमारे स्टडी का मेन पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है। तो जैसे जिस टाइप का सेल रिपेयर करना है, उस हिसाब से हमारी जो चॉइसेस है वो चेंज हो जाएंगी। अब जैसे कि इम्प्लांटेशन हमें करना है, क्योंकि हमें जो सेल है उसका जो फुल्ली फॉर्म्ड टिश्यू इंजीनियर जो भी होगा, उसको इम्प्लांट करना है होस्ट में जहाँ पे सेल इंजरी हुई है। मतलब क्या है कि सेल सोर्स इसके लिए ज़रूरी है कि हम वो जो इंजीनियर टिश्यू है उसको होस्ट में इम्प्लांट करेंगे। तो इसके लिए उससे कोई अलग मतलब इन्फ्लेमेशन या हमने जिस हेतु से उसको रिपेयर किया है वो हेतु हमारा फुलफिल होना चाहिए। सो दीज आर द सम थिंग्स वी नीड टू कंसिडर। एंड देन फिर क्या है कि टिश्यू का जो इम्यून टॉलरेंस है रिपेयर्ड सेल्स के लिए, होस्ट का जो इम्यून टॉलरेंस है रिपेयर सेल्स के लिए, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद आता है कि सेल के सोर्स हम कैसे लेते हैं। तो फ्रॉम अडल्ट स्टेम सेल्स हमें कहाँ मिलते हैं? बोन मैरो, एडिपोज टिश्यूज़ में, जो कि नर्व सेल्स है, डेंटल पल्प है, सर्कुलेटिंग ब्लड हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड में जो सेल्स होंगे, जॉइंट साइनोवियम में जो सेल्स होंगे, वो अडल्ट स्टेम सेल्स हम लेंगे। जनरली ह्यूमन के अडल्ट ह्यूमन मेजोकाइमल स्टेम सेल्स जो होते हैं वो बहुत सारे नंबर ऑफ टिश्यूज़ फॉर्म करने की कैपेसिटी रखते हैं, जैसे कि कार्टिलेज, बोन, फैट टिश्यू, ब्लड वेसल्स। बट वो ना कार्डियक मसल्स, नर्व सेल्स, हिपेटोसाइट्स और लिंगरिंग ऑफ आइसलेट्स इन सेल्स को नहीं टिश्यूज़ को नहीं फॉर्म कर सकते अडल्ट ह्यूमन मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स। बट एम्ब्रियोनिक लाइक स्टेम सेल्स और जो इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स है, ये इनके पास है ना अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है फॉर एक्सपेंशन इन विट्रो एंड डिफरेंशिएशन इन मल्टीपल सेल लाइन्स। इनके पास एक तो इन विट्रो में बहुत सारे सेल्स नंबर बढ़ाने की ताकत होती है और इसके साथ ही डिफरेंशिएशन की भी ताकत होती है इनटू मल्टीपल सेल लाइन्स। इनमें एम्ब्रियोनिक लाइक स्टेम सेल्स एंड इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। अब ये जो इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, इनमें कई बार जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है स्मॉल मॉलिक्यूल से। ये कोई मतलब इशू की बात नहीं है। द पर्पज ऑफ we propose that the conditioning of stem cells, both adult and embryonic like stem cells। अब हम जो सेल्स लेने वाले स्टेम सेल्स, जैसे कि अडल्ट स्टेम सेल्स हो गया या एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हो गया, इनको हमें कंडीशनिंग करनी पड़ती है। कंडीशनिंग मतलब क्या है कि हमें उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जो एनवायरनमेंट हमारे इनसाइड द बॉडी भी प्रेजेंट है, तभी वो उस तरह से मैचुरेट, स्टेबलाइज और डिफ्रेंशिएट हो पाएंगे डिफरेंट सेल फिनोटाइप में। तो हम बायोफिजिकल स्टिमुलेशन देते हैं 3D कल्चर का, विच रिजल्ट्स इन स्टेबलाइजेशन, मैचुरेशन एंड डिफ्रेंशिएटेड सेल फिनोटाइप्स। अब इसके बाद है टिश्यू इंजीनियरिंग स्कैफोल्ड्स क्या होते हैं। टिश्यू इंजीनियरिंग स्कैफोल्ड्स मतलब क्या है कि
हमें जिस टाइप का टिश्यू रिप्लेस करना है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पैरामीटर है टिश्यू स्कैफोल्ड मटेरियल लेने का वो चेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अलग अलग तरह के टिश्यूज़ बनाने हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पोरोसिटी, इलास्टिसिटी, स्टिफनेस और स्पेसिफिक एनाटॉमिकल शेप्स, ये पैरामीटर्स चेंज होंगे स्कैफोल्ड के लिए। फॉर स्कैफोल्ड मेकिंग हम जो बायोमटेरियल लेंगे वो 3D आर्किटेक्चर के लिए सूटेबल होना चाहिए, और 3D आर्किटेक्चर के लिए सूटेबल होने के साथ साथ सेल सीडिंग और कल्टीवेशन के लिए भी सूटेबल होना चाहिए। अब बायोमटेरियल जो भी हम ले रहे हैं इट शुड रिस्टोर द टिश्यू स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, देयर सेल सिग्नलिंग एंड फिजिकल बिहेवियर। मतलब उस स्कैफोल्ड को एज अ टिश्यू ही वर्क करना पड़ेगा, ऐसा हम बायोमटेरियल चूज़ करेंगे। स्कैफोल्ड नीड्स टू सर्व एज लॉजिस्टिक टेम्पलेट। लॉजिस्टिक टेम्पलेट इसको क्यों बिहेव करना है? टू प्रोवाइड द सेल्स विथ टोपोलॉजिकल फीचर्स। ये क्यों चाहिए? तो हम सेल्स जब होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो सेल्स अपनी साइज चेंज कर, मतलब हम क्या कर रहे हैं, नैनो टू माइक्रो टू मैक्रो, हम ये फॉर्म में जा रहे हैं, तो इसके लिए वो उसको टोपोलॉजिकल फीचर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जो मैकेनिकल एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करने पड़ेगा। मैकेनिकल एनवायरनमेंट जैसे कि सेल्स शुड्स, जो हम सेल कल्टीवेट कर रहे हैं तो स्कैफोल्ड में जो सेल्स है दे शुड recognize the multiple levels of differentiation, and they should have surface ligands। उनके पास सरफेस लिगैंड के साथ साथ एबिलिटी होनी चाहिए साइटोकाइंस रिलीज करने की। ये सारी चीज़ें हमें स्कैफोल्ड पे जो सेल्स उग रहे हैं, मतलब कल्टीवेट हो रहा है, उनके पास चाहिए। तो इस तरह से हमें स्कैफोल्ड को डिज़ाइन करना है। स्कैफोल्ड के बायोमटेरियल लेना है। As cells form their own extracellular matrix, so scaffold material must get degraded with them and must fully form the tissue-like structure and must progressively integrate within the surrounding of host while it is implanted। ये सारी चीज़ें स्कैफोल्ड को करनी ज़रूरी है। अब इस अप्रोच से हमने रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ वेरियस टिश्यूज़ किया है, जैसे कि स्किन, बोन, कार्टिलेज, मेनिस्कस, ब्लैडर। ये सारी चीज़ें हम अभी तक इम्प्लांट कर सके। अब चैलेंजेस क्या है स्कैफोल्ड बेस्ड टिश्यू इंजीनियरिंग में? तो इम्यूनोजेनिसिटी क्या है कि कई बार वो जो ग्राफ्ट है स्कैफोल्ड का वो रिजेक्ट होता है। जो एलर्जी वगैरह है वो एज रिस्पॉन्स होती है बॉडी की तरफ से, तो वो इम्यूनोजेनिसिटी होती है। समटाइम्स एक्यूट एंड लॉन्ग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस आर गिवन ड्यू टू स्कैफोल्ड का जो मटेरियल है उसकी वजह से, और उस मटेरियल का जो बायोडिग्रेडेशन होगा, बायोडिग्रेडेशन होने के बाद उसका जो प्रोडक्ट्स बनेंगे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, उसकी वजह से ये एक्यूट और लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आते हैं। कई बार मैकेनिकल मिसमैचिंग होता है सराउंडिंग टिश्यूज़ के साथ, एंड it is difficult to incorporate such high number of cells uniformly in the specific area of within the specific area of scaffold। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड देयर इज़ लिमिटेशन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मल्टीपल सेल फिनोटाइप्स या सेल टाइप्स विथ
specific position and specific specificity in scaffold. तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो हम फेस करते हैं while using scaffold based tissue engineering. So thank you.